नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कि समान नागरिक संहिता और महालक्ष्मी योजना पर भी बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत बालिका के जन्म पर जो किट दी जाती थी, अब वो बच्चों के होने पर दिया जाएगा। वहीं सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि धामी कैबिनेट बैठक में किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, आइए देखते हैं। नमस्कार। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रमों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं और काफ़ी लोग जो मृतक आश्रित है वो वेटिंग लिस्ट में थे। और पास में एक निर्णय हुआ था कि उनकी वित्तीय स्थिति देखते हुए इस पे बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया गया। आप गिन लीजिए। अगला मत आवास विभाग का था। इसमें भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि जो बाईलॉज वगैरह होते हैं, उसमें ये था कि जहाँ भी नदी, नाले, जलाशय या भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग वगैरह से अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह, बाकी दूरी 50 मीटर की पहले की तरह रहेगी। नहीं, लेकिन तो नाले का कोई स्वरूप भी दिया गया था, कुछ नाले तो बहुत ज्यादा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, इसमें नाले को 5 मीटर की है सभी नाला। किसको? नहीं, ये तो नदी में आएगा। अब वो एक केस तो जहां नहीं डिस्कस कर सकते। अगला मत गृह विभाग का था। ये जो सामान्य नागरिक सहायता का कार्य चल रहा है, इसमें समय समय पर काफ़ी आदेश हुए इनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, और वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हुए। उसको माननीय कैबिनेट को सभी से अवगत कराया गया और उसका अनुमोदन लिया गया। एक औपचारिक मत था जो आदेश जो सीसी नहीं, केवल जो अभी तक जो हुआ उसको कैबिनेट को बताया गया और अनुमोदन लिया गया, जो आदेश जारी हुए उनके कार्य करने के लिए। अगला मत वित्त विभाग का है। कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना है, जिसमें कर्मचारियों से थोड़ा सा धन लिया जाता है, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया पे स्केल के अनुसार। और ये काफ़ी पुरानी चली आ रही थी व्यवस्था, और उसमें कुछ उनको इंश्योरेंस भी मिलती है जो कम थी, जो क्योंकि कई साल हो गए इसको, तो उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसलिए जो 100 रुपया था मासिक अभिदान, उसको 350 किया गया, 200 रुपये की बजाय 700 किया गया और 400 की बजाय 1400 किया गया। इसी के अनुसार जो उनकी इंश्योरेंस का वैल्यू है वो भी 1 लाख से बढ़ के 5 लाख, 2 लाख से बढ़ के 10 लाख और 4 लाख से बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। जी जी, वो कर्मचारियों के वेतन से कट जाता है। अगला मत कार्मिक विभाग का है। ये आपको पता है कि जो SSSC में जब थोड़े इशू आए थे तो कई पदों की भर्ती SSSC से शिफ्ट करके लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी। उसमें समूह गा के भी काफ़ी पद थे, और मृतक आश्रितों के लिए ये एक शर्त है कि उन्हीं पदों पे, ये यूपी से चली आ रही है शर्त, कि उन्हीं पदों पे मृतक आश्रित को भर्ती करते हैं जो लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते। तो जहाँ एक कठिनाई आ रही थी कि मृतक आश्रित को कैसे भर्ती करें, क्योंकि कई गा कैटेगरी के पद जो हैं वो लोक सेवा आयोग को चले गए थे, तो इसलिए यहाँ आज वो परिवर्तन किया है कि समूह गा के पद जो मृतक आश्रित को जिस पे भर्ती करना है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परिधि में भी आते हों, उसके अगेंस्ट भर्ती की जाएगी।
अगला मद चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा का है। इसमें आज तक जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सीनियर रेजिडेंसी करते हैं उनको, जो पीजी करते हैं उनको बॉन्ड भरना पड़ता है, और जो सीनियर रेजिडेंसी के टाइम पे 1 साल जब वो मेडिकल कॉलेज में करते हैं तो बॉन्ड में वो पीरियड काउंट होता है, और दूसरे साल वो पीएचसी वगैरह में जाते थे। इसमें मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट्स की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, और उसी से लिंक हैं जो पीजी सीट हमें मिलती हैं, वो भी उसमें भी देखा जाता है कि इनके पास सीनियर रेजिडेंट कितने हैं। तो बाकी हमारी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सीनियर रेजिडेंट कम होने के कारण हमें पीजी सीट नहीं मिल पा रही थी। तो ये निर्णय हुआ कि अब वो 1 साल की बजाय 2 साल सीनियर रेजिडेंसी मेडिकल कॉलेज में करेंगे, और उनका ये पीरियड बॉन्ड के अगेंस्ट भी काउंट होगा, ताकि हमारी पीजी की सीट्स मेडिकल कॉलेज में और बढ़ सके। ये अगला मद एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत पहले केवल 2 बालकों के लिए ही महिलाओं को सुविधा दी जाती थी, महालक्ष्मी किट। अब ये उसमें किया गया कि चाहे बालिका हो चाहे बालक का जन्म हो, दोनों केसों में, क्योंकि अगर बालक का जन्म होता है तो माँ की तो कोई गलती नहीं, उसको किट क्यों ना दी जाए। तो इसलिए 2 प्रेगनेंसी में चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, उसको महालक्ष्मी किट दी जाएगी। ये अगला पशुपालन विभाग का मद है। एक देहरादून में नवीन रेफरल सेंटर लघु पशु कुत्तों और कैट वगैरह के लिए ये देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्था बनाई गई है। उसमें कुछ इनको कमी पेश आ रही थी, स्टाफ की कमी आ रही थी, उसको आउटसोर्स से 9 पदों का सृजन की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अगला मद भी पशुपालन विभाग का है। भारत सरकार की एक स्कीम में 60 विकास खंडों में मोबाइल वैन वेटरनरी की ऑपरेट की जा रही है, और हमने सेंटर को मूव किया था कि 35 और दे दें ताकि हम सभी ब्लॉकों में एक चला सकें, लेकिन वो भारत सरकार ने कहा कि उनकी योजना के मुताबिक उत्तराखंड के कोटे में 60 ही आती थी, और सभी ब्लॉक में एक मोबाइल वैन उपलब्ध कराने के लिए जो अवशेष 35 वैनों की ज़रूरत थी, उसको राज्य सरकार अपने बजट से फंड करेगी ताकि हर ब्लॉक में एक वैन हो सके, और इसको 5 वर्ष के लिए एज पायलट चलाया जाएगा। निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था इसमें कि अगले 7 दिन में सभी विभाग जो भी जितने भी एमओयू हुए हैं सबके साथ संपर्क स्थापित कर लें, और उसके आधार पर कैटेगराइज कर लें कि कौन हमारे ABC कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें कि कौन से ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रोजगार के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कौन सीरियस कैंडिडेट है, सबको देखते हुए कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, और उस कैटेगरी के हिसाब से फिर लोगों से परस्यू हम लोग करें, और ये देख लें कि कई ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि हम लोग 15 फरवरी से पहले पूरे कर सकते हैं। उसको कैटेगराइज करते हुए उसकी समीक्षा दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसे उसमें निर्देश थे। तो पहले चरण में सभी से हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये जैसा कि आपको विदित है कि एक शिथिलीकरण नियमावली हमारी 2010 में बनी थी, बाद में वो 2015 में और 2021 में दोबारा आई। वो पिछले साल जुलाई में 2022 जून तक वो नियमावली थी। तो उसके बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा नियमावली दोबारा लाए जाने की डिमांड की जा रही थी, तो उसी के क्रम में ये शिथिलीकरण नियमावली को लाया गया है, जो कि 30 जून 2024 तक के लिए लागू होगी। देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की, जिसमें कि मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया के समक्ष रखी गई। बता दें कि मोदी है ना कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को ये अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि 25,000 से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे और कई वर्गों द्वारा पदयात्रा भी निकाली जाएगी। मोदी है ना संकल्प के साथ ये पदयात्रा निकली, जबकि बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य आने वाले चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में पहुंचाना है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों से लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी
में एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है। उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे और एक संकल्प ये भी लेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड जिस तरीके से मोदी जी पर लगातार विश्वास जताता आया है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, चाहे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो, तो उत्तराखंड को ये विश्वास रहता है। जैसा हमारे गबर सिंह नेगी जी ने उस टनल से निकलकर कहा था कि मुझे पूरा विश्वास था कि मोदी जी है ना, तो उसी कल्पना को लेकर, उसी संकल्प को लेकर देहरादून में हम एक भव्य पदयात्रा करेंगे जिसमें हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है। अभी तक 100 से ज्यादा बैठकें इस देहरादून महानगर में आयोजित की जा चुकी हैं इसकी तैयारी को लेकर। इसमें टिहरी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, कई जगह के युवा, उनके खुद फोन आ रहे हैं और वो भी इस यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए आने वाले हैं। एक उत्सव के रूप में आपको देहरादून की सड़कों पे उस दिन एक माहौल दिखेगा और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसका संदेश भी उस दिन उत्तराखंड से जाएगा। 24 तारीख को